हेलो एंड वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं के एस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हाँ, देखिए ये एक एडिटोरियल निकला हुआ था जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित था दी हिंदू में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड सब कुछ चर्चा किया जाए, आपसे डिस्कस किया जाए प्रॉपर्ली। क्योंकि जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें जो मैं अभी फॉरेन ट्रेड पढ़ाने वाला हूँ, उस फॉरेन ट्रेड में आपको जो है ये सारी चीज़ें पढ़ानी थी। बट जब एक एडिटोरियल सामने आ गया तो मुझे लगा कि क्यों ना करंट अफेयर में ही इसको डिस्कस कर दिया जाए। तो आज बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जितनी कन्फ्यूजन आप लोगों की है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके लिए जो है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी देने वाला हूं जो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, जिसमें आप लोग लिख के दिखाइएगा। जो प्रीलिम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी बात करेंगे। साथ ही हम लोग इसमें आज करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट और साथ में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी चीज़ों की बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास होती है डेली करंट अफेयर की, ये आपके यूपीएससी एग्जाम, यूपीपीसीएस एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मैं जनसत्ता एक्सप्रेस, दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन सभी को खंगालने के बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है जो लगता है कि आपके काम की हो, खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से, उसको मैं आपके सामने लाकर डिस्कस करता हूं। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस एक ही क्लास में मिलता है और हिंदी और इंग्लिश सारी न्यूज आपकी कवर हो जाती है। मैगजीन से भी मैं क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपको उठा के इसके बाद पढ़ाता हूँ, जिससे जो भी आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लास आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो, और साथ ही जो शाम को ये करंट अफेयर से रिलेटेड मेंस के लिए एक वीडियो छोटा 15-20 मिनट का अपलोड होता है, अगर इन सभी चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। आखिरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इस पे डिटेल्ड में हम लोग बात करते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और साथ ही जितने लोग क्लास से जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। आप सभी जो है क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। तो आइए बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड आज सब कुछ आपका क्लियर करते हैं। आइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बैलेंस पेमेंट की बात करूं तो देखिए ये न्यूज में क्यों आया, ये चर्चा में इस बार बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए आया है आपका, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये बताया गया, ठीक है, जो आरबीआई ने डेटा रिलीज किया उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस बार जो क्वार्टर फोर है, क्वार्टर फोर का मतलब जनवरी से मार्च तक के बीच का, तो जो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर फोर था, जैसे टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब इसमें से जो क्वार्टर 4 है वो जनवरी मार्च से मार्च के बीच में, तो उसमें जो हमारा बेसिकली बैलेंस ऑफ जो बीओपी है, ठीक है, वो हमारा सरप्लस आया है। ठीक है, अब बीओपी सरप्लस आना अच्छी बात भी है और कहीं तक अभी हम बात करेंगे कि हमेशा अच्छी बात भी नहीं होती है। तो आपको इसको बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से समझना है। देखिए जो बेसिकली बीओपी क्यों सरप्लस आया, बीओपी नहीं हम कहें तो इंडिया का जो करेंट अकाउंट है उसमें एक सरप्लस दर्ज किया गया है। ठीक है, करंट अकाउंट का क्या क्या पार्ट होता है अभी पूरी तरह डिस्कस करते हैं। पहले आप मेरी बात को सिर्फ बहुत ध्यान से सुनिए और कुछ ना करिए, सिर्फ सुनिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो करंट अकाउंट है वो करंट अकाउंट हमारा सरप्लस दर्ज किया गया है। करंट अकाउंट में क्या क्या है मैंने बना रखा है, मैं भी सब चीजें आपसे बात करूंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। इस मतलब फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर फोर की बात हो रही है। अब पिछले अगर बात करें तो लगभग 11 क्वार्टर्स की बात हो रही है। तो 11 क्वार्टर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने करंट अकाउंट में कोई सरप्लस जो है महसूस किया है, कि कुछ बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, देखो बेसिकली मूवमेंट इन द करेंट अकाउंट आर क्लोजली मॉनिटर्ड as they are not only impact the exchange rate of the rupee and India's sovereign ratings but also because they point to the overall health of the economy। देखिए अगर करेंट अकाउंट हमारा बेसिकली सरप्लस होता है, तो सरप्लस होता है तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट हमने कम किया है। और ध्यान दीजिएगा, और इसके अलावा ये इसी वजह से ये इकोनॉमी के हमारे हेल्थ भी बताता है। और साथ ही आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारे एक्सचेंज रेट को डिफाइन करता है। अब आप समझ रहे होंगे, आपके सामने एक सवाल मन में आ रहा हो कि आखिरकार ये बीओपी से या मतलब करेंट अकाउंट सरप्लस से हमारा एक्सचेंज रेट का क्या लेना देना है। देखो एक्सचेंज रेट का लेना देना ये होता है करेंट अकाउंट से कि जैसे सपोज दैट कि करेंट अकाउंट में हमारे क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। अब अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे रुपये की डिमांड ज़्यादा है। जैसे ऐसे एग्जांपल के लिए अगर हमें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम डॉलर में अभी तक की जो सिचुएशन चल रही है तो हम डॉलर खरीदेंगे, फिर डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम डॉलर खरीद रहे हैं और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है हमारे पास। और अगर मान लेते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब सपोज दैट जैसे मान लेते हैं अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ का जो है सामान मंगाना चाह रहा है, मतलब वो इंपोर्ट कर रहा है हमारे यहाँ से,
तो ऐसे में क्या होता है, जैसे हमें डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ा, ऐसे उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमारे रुपए की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इन द सेम कंडीशन, ऐसे समझिए। ठीक है, कैसे, अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई कंट्री का जो करंट अकाउंट है वो अकेले समझा नहीं जा सकता है, तो उसका जो लार्जर पिक्चर होती है वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलती है। कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलती है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे ट्रांजेक्शन का एक लेजर होता है। ठीक है, कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि एज इंडियन ट्रेड एंड ट्रांजेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम जो भारतीय हैं वो बाकी विश्व के साथ अगर हम ट्रांजेक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है मनी फ्लो बढ़ेगा आउट ऑफ द कंट्री एंड इन द, भाई हमारे अगर करते हैं तो जो हमारे घर घर में ही, हमारे देश में भी जो है मनी फ्लो, बाहर से पैसा आएगा और यहाँ का पैसा बाहर भी जाएगा, दोनों चीजें होती हैं तभी तो ट्रांजेक्ट करना हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी, वो क्या होता है, वो बताता है कि हाउ मच मनी वेंट आउट ऑफ द कंट्री एंड हाउ मच मनी केम इन। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसी से हमें पता चलता है कि कितना पेमेंट हमारा देश से बाहर गया है और कितना पेमेंट हमारे देश में आया है। तो अगर हमारे देश में बाहर से पेमेंट ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हम सरप्लस में है। ठीक है, करेंट अकाउंट सरप्लस का मतलब यही हुआ कि मतलब हमारा जो पैसा है वो देश से हमारे कम गया है और वहां से विदेश से हमारे देश में ज्यादा आया है। तो ये अच्छी बात है, अगर मान लेते हैं हमारे देश में ज्यादा पैसा आ रहा है, इसका मतलब हमारे देश की इनकम अच्छी हो रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अभी पूरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ऑल दी मनी कमिंग इनटू द कंट्री इज मार्क पॉजिटिव। भाई अगर हमारे देश में पैसा आ रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो उसको हम पॉजिटिव मार्क करेंगे। क्या हमारे देश में पैसा आ रहा है, इट इज पॉजिटिव। और अगर हमारे देश से जो पैसा जा रहा है उसको हम निगेटिव मार्क करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमारे देश से जाने वाला पैसा ज्यादा है और हमारे देश में आने वाला पैसा कम है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम डेफिसिट में होते हैं, उसको हम माइनस से मार्क करते हैं। तो जब हम उसको माइनस से मार्क करते हैं तो माइनस मतलब डेफिसिट और प्लस मतलब जो है सरप्लस। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब बीओपी बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे कि मान लेते हैं, एक मिनट मैं आपको अपने आप को हाइड कर देता हूं तो आपको शायद चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर इन है तो बीओपी, अभी हम बात करते हैं उसमें बीओपी मैटर्स, क्यों मैटर करता है बीओपी, इसको ध्यान दीजिएगा। आखिरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर क्यों रखता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो बीओपी मैटर इसलिए करता है हमारा, क्योंकि ये रिलेटिव डिमांड ऑफ रूपी बताता है। ठीक है, कि भारत की डॉलर की अपेक्षा भारत की रुपए की क्या डिमांड है, बहुत ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव डिमांड ऑफ रूपी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या बताता है, हमारा रिलेटिव डिमांड ऑफ रूपी। ठीक है, किसके, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। भाई हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड है या हम रुपए की ज्यादा डिमांड है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड है, जैसे सपोज दैट हम क्या करते हैं, हम जब ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड करने के लिए क्या करते हैं, हम रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, डॉलर की जितना ज्यादा हम जो है क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो हम उतना ज्यादा डॉलर की डिमांड करेंगे। तो जब डॉलर की डिमांड करेंगे ज्यादा, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले एक्सचेंज रेट क्या होता है, कम हो जाता है, डॉलर मजबूत होता है। एक्सचेंज रेट पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम डॉलर की डिमांड करेंगे उतना ही हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा, फर्क पड़ेगा, एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, रुपया हमारा मजबूत स्थिति को नहीं दिखाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई किसी चीज की, जैसे मैंने पढ़ा है इकोनॉमी, डिमांड होगी तो महंगा हो जाता है। तो जब डॉलर की हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो उसकी अपेक्षा हमारा रुपया थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली अगर देखें तो मान लेते हैं, एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि दो कंट्री हैं विश्व में, सिर्फ दो कंट्री, एक है इंडिया और दूसरा है यूएस। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब, जैसे मैंने इतनी देर आपको समझा, एवरी टाइम एन इंडियन वांटेड टू बाई एन अमेरिकन गुड, जब भी कोई भारतीय कोई अमेरिकन गुड्स खरीदना चाहता है या मान लेते हैं कोई सर्विसेज खरीदना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहता है, या वहां इन्वेस्ट करना चाहता है यूएस में। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी एक सर्टेन नंबर ऑफ रुपीज से पहले क्या करना पड़ेगा, वहां की करेंसी खरीदनी पड़ेगी, डॉलर खरीदने पड़ेंगे, तभी तो वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा या वहां पे ट्रेड करेगा या वहां का कोई सामान या जो है सर्विस मंगाएगा। ठीक है, तो अगर यही ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है तो ऐसे में एक्सचेंज रेट क्या होगा हमारा, उस जो डॉलर का है, डॉलर के मुकाबले एक्सचेंज रेट क्या होगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक्सचेंज रेट महंगा हो जाएगा बाय द रिलेटिव डिमांड ऑफ टू करेंसी। ठीक है,
तो हमारा जो है फर्क पड़ेगा इस पे, समझ रहे हो। इन द एंड द एक्सचेंज रेट वुड बी डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव डिमांड ऑफ टू करेंसी। तो अब उसमें डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है, भाई हम बार बार ट्रेड कर रहे हैं, हम ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका की मंगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है वहां के उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, किसकी, डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, तो उसकी रिलेटिव डिमांड ज्यादा होगी और उसके डॉलर के मुकाबले हमारे पैसे की डिमांड कम होगी। समझ रहे हो पॉइंट को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही इफ इंडियन डिमांडेड मोर डॉलर्स देन अमेरिकन डिमांडेड रुपीज, अगर मान लेते हैं कि भारत में डॉलर की डिमांड ज्यादा है, अमेरिका में रुपए की डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है कि उससे क्या फर्क पड़ेगा कि द प्राइस ऑफ डॉलर रिलेटिव टू द रुपी वुड गो अप। भाई यही तो होता है। भाई आप बताओ, जैसे आए दिन आप देखते हो कि डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर का जो प्राइस है ऊपर बढ़ता जा रहा है रुपए के मुकाबले। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो हम जितना ज्यादा डॉलर की डिमांड करते हैं तो उतना ज्यादा क्या होता है, जो है उसकी वैल्यू अप जाती है रुपए के मुकाबले, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और अगर यही उल्टा होने लगे, अगर मान लेते हैं भी अमेरिका में रुपए की डिमांड ज्यादा होने लगे, वहां के लोग यहाँ से ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर दें और जो है वहां पे यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और वहां डिमांड ज्यादा होने लगे, तो ऐसे में क्या होगा, रुपए की वैल्यू ऊपर होगी, ठीक है, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, मजबूत होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई कंट्री, जैसे हम अपने देश की बात करें, अगर हमारा देश ज्यादा मतलब डॉलर की डिमांड कर रहा है या ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज दैट एक डेवलपिंग कंट्री है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, जैसे मान लिया भारत है, ठीक है, तो अगर वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, मशीनरी का कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहा है, बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट होता है, तो अगर वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि वो अपने आप को डेवलप करना चाह रहा है, अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाना चाह रहा है और कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत करना चाह रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मशीनरी होती हैं कि जिनको हमें अपने डेवलपमेंट करने के लिए जो है चाहिए होते हैं, तो अगर हम उनका इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास तो है नहीं, तो इससे हमारे देश का विकास बाधित होगा, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो जब कभी इंपोर्ट किसी कंट्री का ज्यादा होता है तो उसको हमेशा निगेटिव वे में ना लीजिए, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, उसका भले ही वो आपके अकाउंट में माइनस दिखाता है, बट अगर आप देखोगे रिलेटिव, ठीक है, अगर आप क्वालिटेटिव रूप से देखोगे तो वो एक पॉजिटिव चीज होता है, साइन होता है, ठीक है, कि आखिरकार इकोनॉमी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर से चीजों को इंपोर्ट करके इसके बाद अपना डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बीओपी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम समझने के लिए थोड़ा सा अभी एक टेबल का उपयोग करेंगे, ठीक है, बट उसमें समझ लीजिएगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें बेसिकली दो अकाउंट होते हैं आपकी, एक करेंट अकाउंट होता है और एक क्या होता है आपका कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि अब यहाँ से आपको करेंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट समझ में आने वाला है, क्योंकि आप अक्सर क्या करते हो, आप जो है क्वेश्चंस आते हैं और आप करेंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि करेंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में क्या फर्क होता है। देखो जो हमारा करेंट अकाउंट होता है, तो करेंट अकाउंट में क्या होता है, बेसिकली जो है ये रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो करंट नेचर के होते हैं, जो वर्तमान में जैसे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड कर रहे होते हैं, तो करंट नेचर के हमारे नाम से ही पता चलता है, तो करंट अकाउंट में तो करंट नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक होता है ट्रेड ऑफ गुड्स और एक होता है ट्रेड ऑफ सर्विसेज, मतलब करंट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रेड ऑफ गुड्स और एक ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ट्रेड ऑफ मर्केंडाइज जो है वो रिफर करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, ठीक है, जिसमें फिजिकल गुड्स भी हो सकता है। फिजिकल गुड्स जो होता है उस वही डिटरमाइन करता है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसा है, ठीक है। अगर सपोज दैट कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव दिखाता है और दिखाता है कि हम एक अच्छी कंडीशन में हैं, और अगर मान लेते हैं हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारा निगेटिव दिखाता है और वही करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे अभी ध्यान से समझिएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट हैं, एक आपका है करेंट अकाउंट और दूसरा आपका है कैपिटल अकाउंट। अगर मैं करेंट अकाउंट की बात करूं तो करेंट अकाउंट में दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है ट्रेड ऑफ गुड्स, दूसरा होता है ट्रेड ऑफ सर्विसेज। जब हम ट्रेड ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो उसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को शामिल करते हैं। अब अगर हमको उसको ट्रेड को बैलेंस करना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज दैट कि ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं ऊपर समझा देता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो इसका मतलब क्या है
कि हम पॉजिटिव में हैं, हमारे पास क्या है, जो बेसिकली ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक, और एक्सपोर्ट कम है, तो ये क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा, ठीक, ये निगेटिव आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा निगेटिव होगा, हम डेफिसिट में होंगे, ठीक। तो इस वजह से आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब जब ट्रेड ऑफ सर्विसेज की बात होती है तो सर्विसेज बेसिकली इनविजिबल ट्रेड होते हैं, जैसे मान लेते हैं आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टूरिज्म और बाकी ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसफर का मतलब यहाँ समझिएगा ये पॉइंट, जो ट्रांसफर होता है, देखो ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं भारत में बहुत सारे विदेशी लोग रहते हैं जो यहाँ पर कमाते हैं, जॉब करते हैं, इसके बाद पैसे को बाहर भेज देते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद में जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है उसको भी वो ट्रांसफर करते हैं, और इसके बाद में जो बाहर भारतीय रहते हैं वो भी मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है, या सपोज दैट वहाँ पे सैलरी पे हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वहाँ का पैसा वो जब उनके पास इनकम आती है तो उसको यहाँ भेजते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसफर हो गया। तो ये नेट ट्रांसफर यहाँ देखा जाता है कि मतलब कितना ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ाया हुआ है जो जब नेशनल इनकम पढ़ा रहा था, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे नेट ट्रांसफर निकाला जाता है कि कितना गया है और कितना आया है, ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं। तो बेसिकली करंट अकाउंट में ये समझ लीजिएगा। अब करंट अकाउंट में हम ऐसे कुल चाहे सर्विसेज भी इंक्लूड कर लीजिए आप, अब ऐसे आप समझिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमें देखना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज इक्वल टू व्हेन इंपोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे एफडीआई आया, एफआईआई आया, इस तरह से जो चीजें होती हैं वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आती हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे देखो इंडिया इंपोर्ट्स मोर गुड्स देन इट्स एक्सपोर्ट्स, तो इट रनिंग अ ट्रेड डेफिसिट। अगर मान लेते हैं भारत ने ज्यादा इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, तो इसका मतलब वो डेफिसिट में है, और यह निगेटिव साइन दिखाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट करंट अकाउंट में होता है, जो इनविजिबल ट्रेड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं, या ट्रेड ऑफ सर्विसेज कहते हैं, ये भी हमारे करंट अकाउंट का पार्ट होती है, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बेसिकली हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे इनविजिबल ट्रांजेक्शंस में कौन कौन से आते हैं, जैसे सर्विसेज में जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, आईटी हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसफर्स जैसे इंडियंस वर्किंग इन द फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री सेंडिंग बैक मनी टू द फैमिलीज बैक होम, एंड इनकम्स सच एज इनकम अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से अब यहीं पे अगर आप देखेंगे, एक चीज आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, अगर यहीं पर आप चीजों को देखेंगे तो जो Q4 में मैंने बताया सरप्लस आया है, तो ये जो सरप्लस हुआ है करंट अकाउंट का, ये किस में है आपको पता है, ये इनविजिबल ट्रेड में है, ठीक है। जबकि अगर मैं डेफिसिट ट्रेड अकाउंट की बात करूंगा तो डेफिसिट में है हमारा, लेकिन इनविजिबल ट्रेड हमारा सरप्लस में गया है, ठीक है। जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, द कैपिटल अकाउंट कैप्चर्स ट्रांजैक्शंस दैट आर लेस अबाउट द करंट कंजम्पशन, ठीक है, उसका करंट कंजम्पशन से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। जो हमारे कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, जैसे वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो गया, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई हो गया। तो इस तरह से तो Q4 में जो हमारा नेट सरप्लस आया है वो लगभग $25 बिलियन का आया है कैपिटल अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसी वजह से हमारा जो बेसिकली इसमें भी बात करें, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं कि जो हमारा नेट सरप्लस आया है, और साथ ही करंट अकाउंट में हमारा Q4 में सिर्फ सरप्लस आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम बीओपी टेबल दिखाते हैं, उस पर आप बात करते हैं, ठीक है, कि चेंज इन फॉरेन, देखो जैसे आप समझिएगा, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, तो जो हमारा डेफिसिट होता है उसको हम फॉरेन करेंसी रिजर्व से बैलेंस कर देते हैं, और उतना हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व में कम हो जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसको समझिए, दोबारा सुनिए। देखिए क्या होता है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास सपोज दैट कि हम ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड हम किससे करेंगे, हम फॉरेन करेंसी से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ट्रेड सरप्लस है तो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व में उतना एड ऑन हो जाता है, और अगर हमारा ट्रेड माइनस में है, मतलब हम डेफिसिट में है, तो जो डेफिसिट का पार्ट होता है उसका उतना हमारा करेंट अकाउंट वो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसी फॉरेन करेंसी रिजर्व से हम उसकी भरपाई कर देते हैं, ठीक। अभी मैं आपको थोड़ा सा टेबल में समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। दी आरबीआई, एक मिनट, हाइड हो रहा है ना, रुकिएगा,
द आरबीआई डिड नॉट डू दिस, द रुपीज एक्सचेंज रेट वुड एप्रिसिएट, ठीक है, एंड अंडरमाइन द कम्पिटिटिवनेस इंडियाज एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर सपोज दैट ऐसा समझो कि मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, इसका समझ पॉइंट समझिएगा। अगर हमारे पास ट्रेड सरप्लस है तो उस ट्रेड सरप्लस को आरबीआई क्या करेगा, अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में ऐड कर देगा। अब फॉरेन करेंसी रिजर्व में क्यों ऐड करेगा, क्योंकि अगर उसने फॉरेन करेंसी रिजर्व में ऐड नहीं किया तो हमारे क्या होगा, हमारे पास ट्रेड सरप्लस आया, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, डॉलर के मुकाबले बढ़ेगी, और जहां डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ी, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। आप समझिएगा बात को। और इसी वजह से आरबीआई ऐसा करता है कि वो जो सरप्लस होता है उसको क्या करता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व में ऐड कर देता है, जिससे कि हमारे रुपए की वैल्यू ना बढ़े और सरप्लस को उठा के वहां ऐड कर देता है। ध्यान दीजिएगा आप इसीलिए मैं कह रहा था कि हमेशा जो निगेटिव नहीं होता, अगर मान लेते हैं हम डेफिसिट में हैं तो दैट इज नॉट ऑलवेज निगेटिव साइन। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं कि एक यूएसए का नागरिक है, ध्यान से समझिएगा, एक यूएसए का सिटीजन है। अब वो हमारे यहाँ से सामान मंगाता है। अब मान लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है, ध्यान से समझिएगा, 70 रुपीज है। तो इसका मतलब उसको भारत से 70 रुपए का सामान मंगाने के लिए $1 खर्चा करने पड़ते हैं ना। अब मान लेते हैं कि रुपए की वैल्यू और गिर गई, अब $1 हो गया 80 रुपए का, ठीक है, रुपए की वैल्यू और गिर गई, मतलब अब $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपए खर्चा करने पड़ रहे हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब डॉलर की वैल्यू मजबूत हो गई है। अब वही $1 में हमारे 80 रुपए का सामान खरीदेगा। तो अगर हम डेफिसिट में हैं और हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि वही क्या कर रहा था, जो यूएसए का सिटीजन हमारे यहाँ से 70 रुपए का सामान खरीद रहा था $1 में, अब $1 में वो 80 रुपए का सामान खरीद पाएगा, तो कहेगा हाँ हाँ और मंगाओ और मंगाओ और मंगाओ। ऐसे में क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश में इनकम आएगी, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर मान लेते हैं निगेटिव में है, आप सपोज दैट कि यही सुधार हो जाता है, और $1 इज इक्वल टू, अब मान लेते हैं हमारे पास सरप्लस आ गया है, तो हमारे पास जब सरप्लस आएगा, डॉलर हमारे पास ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास ट्रेड सरप्लस हो गया है, ऐसे में हमारे रुपए की वैल्यू मजबूत होगी। अब मान लेते हैं यही रुपए की वैल्यू हमारी 50 रुपए हो गई $1 में, मतलब अब हमें क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ 50 रुपए में $1 मिल जा रहा है, 50 रुपए में $1 मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रुपए की वैल्यू मजबूत हो गई ना। अभी तक $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपए और 70 रुपए खर्चा करना पड़ रहा था, अब $1 खरीदने के लिए हमें 50 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, तो रुपए की वैल्यू मजबूत हो गई। लेकिन ये अपनी तरफ से देखोगे मजबूत होगी, लेकिन अगर इसकी तरफ से देखो, अब इसको $1 में सिर्फ 50 रुपए का सामान मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करेगा, ये भारत से सामान मंगाना बंद कर देगा, और ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसी वजह से अगर हम डेफिसिट में हैं तो हमेशा ये मत समझिए कि डेफिसिट होने का मतलब कि हम निगेटिव रूप से हैं। कभी कभी डेफिसिट जानबूझ के भी इस चीज को रुपए की, जैसे आपको मैंने पढ़ाया है डिवैल्यूएशन, कई बार आपने देखा है कि यहाँ जो है सरकार को कई बार जानबूझकर अपने रुपए को डिवैल्यूएट करना पड़ता है, क्योंकि डिवैल्यूएशन हम सब तभी यूज करते हैं जब सरकार जानबूझ के अपने रुपए की वैल्यू को घटाती है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, ठीक है। वो किसने, कि हमारे रुपए की वैल्यू अगर घटेगी डॉलर के मुकाबले तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट सस्ता होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यही ध्यान देना, यही इसमें बताया गया है कि जो ध्यान दीजिएगा कि दी वर्ड डेफिसिट कोई भी होता है, सुनता है, और सरप्लस डू नॉट ऑलवेज कोरिलेटेड टू बैड एंड गुड, मतलब हमेशा वो अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। सो करेंट अकाउंट डेफिसिट मे नॉट ऑलवेज बी बैड, करेंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं हो सकता हमारे लिए, और ना तो करेंट अकाउंट सरप्लस हमारे लिए हमेशा अच्छा हो सकता है कि अगर करेंट अकाउंट सरप्लस है तो हमारा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ इतनी देर में समझ गए होंगे, ठीक है। देखो जब एक कंट्री जैसे इंडिया की मैं बात करता हूँ और करेंट अकाउंट डेफिसिट सपोज दैट यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ पर करेंट अकाउंट डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में, तो नीड्स टू इम्पोर्ट लॉट्स ऑफ कैपिटल गुड, क्योंकि देखो ये डेवलपिंग कंट्री है तो इसको बहुत सारा कैपिटल गुड अपने इकोनॉमी के विकास करने के लिए, अपने को डेवलप करने के लिए बहुत सारा कैपिटल गुड्स क्या होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मशीनरी हो गया, बिल्ड अप इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर एक्सपोर्ट, जिससे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा ये एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रेड डेफिसिट होगा,
ठीक है, तो ये ऐसे बिल्कुल ये दिखाता है कि इकोनॉमी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इम्पल्स, उसमें बिल्कुल उस डिमांड को पूरा करने की क्षमता है जो बाहर से आ रही है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। तो उसी तरह से आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी देर में चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, देखो ये है हमारा, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ ऐसा होता है। अगर हम इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, देखिए करंट अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया, एक होता है ट्रेड ऑफ गुड्स और एक होता है ट्रेड ऑफ सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो Q4 में जो सरप्लस आया है कितना आया है, 6 बिलियन का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिलियन डॉलर में है, 6 बिलियन डॉलर का सरप्लस आया है। तो कहाँ से आया है ये सरप्लस, हमारा इनविजिबल ट्रेड में है। देखिए इनविजिबल ट्रेड हमारा 57 बिलियन डॉलर का है, और जो हमारी ट्रेड ऑफ गुड्स है वो -51 है। जो ट्रेड ऑफ गुड्स है वो -51 बिलियन डॉलर का है। मतलब वहां पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो गुड्स का ट्रेड हुआ है वो हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तभी ये माइनस में दिखा रहा है। और यहाँ इनविजिबल ट्रेड में दिखा रहा है कि $57 हम सरप्लस में हैं। मतलब हमने 57 जो मतलब सर्विसेज का जो है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हमने ज्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है। ठीक है, क्योंकि भारत, देखो भारत को एक ह्यूमन रिसोर्स कंट्री है अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये ह्यूमन रिसोर्स का जो है जो बेसिकली इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज का ट्रेड करता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप 57 माइनस 51 देखोगे तो $6 बिलियन का यहाँ पर सरप्लस आपको दिखेगा, दिखेगा। ठीक है, अब लेकिन अगर ओवरऑल हम फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करते हैं तो उसमें हमारा दिखेगा कि ओवरऑल हम -23 डिफिसिट में है। ठीक है, तो -23 डेफिसिट में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमने इतनी देर आपको यही समझाया है। ठीक, और जब हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करते हैं तो हम -67 डेफिसिट में थे, -67 बिलियन डॉलर का। तो देखें डेफिसिट भी हमारा कम हुआ है। निसंदेह जो पहले जीडीपी का हमारा 2% डेफिसिट था, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में हमारा जो है कितना आया है, 0.7% ऑफ जीडीपी आया है। ठीक, तो डेफिसिट हमारा निसंदेह कम हुआ है। लेकिन यही अगर सरप्लस होता तो जो सरप्लस निकलता है हमारा ओवरऑल, उस सरप्लस को आरबीआई क्या करती है, फॉरेन करेंसी रिजर्व में एड ऑन कर देती है। ठीक है, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा ना हो। ठीक है, और जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई और एफआईआई आई। ठीक है, अब एफडीआई की अगर मैं बात करूं तो टोटल 2024 में बात करूं तो एफआईआई हमारा $44 बिलियन का है, एफडीआई $10 बिलियन का है। आप ध्यान दीजिएगा मैं बताना क्या चाहता हूं। देखो अगर कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो ओवरऑल अगर हम देखें 10, 11, 2 ये जोड़ लेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा 25। कितना आ रहा है 25। ठीक है, $25 बिलियन का ये Q4 में की बात हो रही है, और $6 बिलियन का यहाँ पे सरप्लस दिख रहा है। $25 बिलियन का सरप्लस यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है $6 बिलियन का। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 25 और 6 31। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कितना आया, हमारा 31 आया। अब 31 बैलेंस ऑफ पेमेंट आया तो फॉरेन जो करेंसी में हमारा माइनस, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें हमारा -31 का चेंज हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या किए, 31 फॉरेन करेंसी रिजर्व को अपना कम कर दिए $31 बिलियन का। इसीलिए आप देखते हो कि हर क्वार्टर में जो आंकड़े आते हैं उसमें आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व में चेंज दिखता है। ठीक है, वो इसी वजह से दिखता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमारा $64 बिलियन, तो हमने क्या किया, हमने जो है 64 से उसको बैलेंस कर दिया जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व में था, और फॉरेन करेंसी रिजर्व में -64 का। यही एक वजह है जिसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप इस पे सवाल लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड मैं आपको 2-3 सवाल की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये, और इनको लिखिएगा आप लोग, ऐसा ना हो कि आप लोग लिखें ना। ठीक है, लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए भारत के उच्च चालू घाटे के कारणों पर चर्चा कीजिए और इससे संबोधित करने के उपाय बताइए। ठीक है, मतलब इसको मैनेज करने के लिए डिस्कस द रीजन फॉर द इंडियाज हाई करंट अकाउंट डेफिसिट एंड सजेस्ट वेज टू एड्रेस इट। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है, तो उसके पीछे के क्या रीजन है आप देख सकते हो, अच्छा है बुरा है क्या है, उसको कैसे हम जो है मैनेज कर सकते हैं, इस सब पे एक लिखने की कोशिश करिए आप 150 शब्द में। दूसरा देखिए,
भुगतान संतुलन मतलब बीओपी की अवधारणा की जांच करें और सुधारों के माध्यम से भारत की मजबूत लचीलापन होने के बावजूद उदारीकृत व्यापार और निवेश माहौल के बढ़ते वैश्विक जोखिम से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों का आकलन करें। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट and assess the vulnerabilities introduced by the increased global exposure in the liberalized ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। देखिए एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान दिया है मैंने कि बीओपी क्या है और यह देश की विनिमय दर को कैसे निर्धारित करता है व्याख्या करना है। ठीक है, इसको भी लिखिए आप। ठीक है, व्हाट इज बीओपी एंड हाउ इट डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री। हमने आपको बताया कि आखिरकार जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी हम कंट्री को कैसे डिटरमाइन करता है, इस पे हमने इतनी देर अच्छे से बात की है आपसे। ठीक है, आपको साथ ही ये बताना चाहूंगा आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।